साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों के जहन में कि जब छोटे बच्चों को क्या खुराक प्रॉपरली देनी चाहिए। ये बहुत ही अहम स्टेप होता है बच्चे की पैदाइश के बाद। जब अपना एक बच्चा पैदाइश के सारे मराहल अचीव कर लेता है तो अगला स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी फीड स्टार्ट करवानी होती है। तो ये सबसे अहम और बुनियादी मरहला है क्योंकि बच्चे की सारी नशोनुमा ज़हनी और जिस्मानी। सर मेरा यहाँ पे सवाल आपसे ये होगा कि किस दिन से बच्चे को मदर फीड पे लगा देना चाहिए। अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवर हुआ है तो फिर तो फौरी तौर पर डिलीवर करा देना चाहिए, और जो अगर ऑपरेशन हुआ है तो फिर भी जो नई गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक लेस दैन 4 आवर्स है। अच्छा, मदर फीड का बच्चे की नशोनुमा और ग्रोथ में कितना रोल है? ये मदर फीड एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है, एक कंप्लीट डाइट है। इसका जो बैलेंस्ड कंपोजिशन इसकी अल्लाह ताला ने सेट की है। अगर बच्चा प्रीमेच्योर होगा, पैदा होगा वक्त से पहले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली रहमान खालिद। आज हम जिस मौजू पे आपके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं वो बुनियादी तौर पे ये है कि बच्चों की सेहत, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, इस हवाले से माँ बाप हमेशा ही कॉन्शियस रहते हैं और उन्हें कॉन्शियस रहना भी चाहिए। उनकी सेहत के हवाले से अगर हम बात करें और बिलखुसूस न्यू बॉर्न बेबी की ग़ज़ा, उनकी खुराक क्या होनी चाहिए, वो मुतवाज़न कैसे हो सकती है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद ज़की साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अहमद ज़की साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों के जहन में कि जब छोटे बच्चों को क्या खुराक प्रॉपरली देनी चाहिए। अली, जैसे बेबी एक डिलीवर होता है, हमने जैसे एक सीरीज़ प्रोग्राम की इसके ऊपर शुरू की है जिसके आज हम सेकंड लाइन के ऊपर बच्चे की पैदाइश के बाद जो उसके अगला मरहला जो फीडिंग है बच्चे की, उसके बारे में आज। ये बहुत ही अहम स्टेप होता है बच्चे की पैदाइश के बाद। जब अपना एक बच्चा पैदाइश के सारे मराहल अचीव कर लेता है तो अगला स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी फीड स्टार्ट करवानी होती है। तो ये सबसे अहम और बुनियादी मरहला है क्योंकि बच्चे की सारी नशोनुमा ज़हनी और जिस्मानी उसकी ग़िज़ा के ऊपर मुयस्सर है। तो बहुत सारे पेरेंट्स इसके बारे में शुरू में बड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम ज़हनी तौर पे साइकोलॉजिकली इसके लिए अभी उतना प्रिपेयर नहीं होते। आने वाले बच्चे के बारे में जो हमारा हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान माँ को इतना ट्रेन नहीं किया जाता, उसको इतना एजुकेट नहीं किया जाता कि वो इस चैलेंज को इनिशियली जो है ना कोप कर सके इसके साथ, और इसको समझते हुए ये इब्तदाई जो बच्चे की फीड, सही फीड स्टार्ट करवानी, जो असल ग़िज़ा है बच्चे की, जो मदर फीड है वो स्टार्ट करवाने का स्टेप ले सकें। तो इसके बारे में कुछ गलत फहमियाँ माँ के साथ भी होती हैं, फैमिली को भी होती हैं। ज़्यादातर जो गलत फहमी पाई जाती है पेरेंट्स के दिलों में वो यही होती है कि जब हमारा बच्चा पैदा हुआ है तो पहले 2-3 दिन मदर फीड नहीं आता। तो इनिशियली मदर फीड, उनके ज़हन के अंदर ये मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है कि दूध तो 3 दिन बाद आता है, 2-3 दिन बाद आता है, तो हम 2-3 दिन तक इसको फीडर देंगे। तो फीडर स्टार्ट करवा दिया जाता है बेबी को। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन काज है जहाँ से हम लोग स्लिप होते हैं। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ शुरू में ही इस सारे सिनेरियो में कि कोई भी दूध, जो भी फार्मूला मिल्क मार्केट में मौजूद हैं, जो इस तरह हम एक मिसकंसेप्शन या गलत फहमी की बुनियाद पे डे 1 के ऊपर स्टार्ट करवा देते हैं, वो माँ के दूध का नेमुल बदल किसी कीमत पे नहीं है। ये अल्लाह ताला की ज़ात ने, कुदरत ने इतना बेहतरीन इसके अंदर कॉम्पोजिशन रखी है मदर फीड के मुताबिक कि जो कुदरत बच्चे की तख्लीक कर रही है वही उसके ग़िज़ा का बंदोबस्त भी कर रही है। सर मेरा यहाँ पे सवाल आपसे ये होगा कि किस दिन से बच्चे को मदर फीड पे लगा देना चाहिए। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर आपका बच्चा एक्टिव है, उसकी सांस की रफ्तार ठीक है, बच्चा एक नॉर्मल बिहेव करता है, रोता है, मुंह में हाथ डालता है, दूध के लिए सर्चिंग करता है, ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है बच्चे का। जैसे ही हम डॉक्टर्स तो खासकर इस चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, पेरेंट्स भी जो 2-3 चीज़ें देखें तो फौरी तौर पे बच्चे को माँ के दूध पे शिफ्ट करा देना चाहिए। अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवर हुआ है तो फिर तो फौरी तौर पे डिलीवर करा देना चाहिए, और जो अगर ऑपरेशन हुआ है तो फिर भी जो नई गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक लेस दैन 4 आवर्स जो है बच्चे को फौरी तौर पे सपोर्ट के साथ सहारे के असिस्टेड ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो स्टार्ट कर देनी चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना अर्ली आप कर लेंगे इसको। अच्छा, मदर फीड का बच्चे की नशोनुमा और ग्रोथ में कितना रोल है? ये मदर फीड एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है, एक कंप्लीट डाइट है। इसका जो बैलेंस्ड कंपोजिशन इसकी अल्लाह ताला ने सेट की है। अगर बच्चा प्रीमेच्योर होगा, पैदा होगा वक्त से पहले पैदा होगा, तो माँ के दूध की कंपोजिशन भी उसी हिसाब से अल्लाह की ज़ात कर देती है। अगर बच्चा पूरा टाइम पे पैदा होता है तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी नीड सिर्फ और सिर्फ मदर फीड से हो सकती है, और कोई उसका मुतबादल नहीं है। बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ये चीज़ अबव एंड बियॉन्ड फ्रॉम द थाट्स है।
कोई रेफरेंस, कोई लिटरेचर, कोई और साइंटिफिक डाटा ऐसा नहीं है जो मदर फीड की अहमियत या मदर फीड की कंपोजिशन से सुपीरियर कोई भी चीज़ हमारे पास दुनिया में कोई अल्टरनेट मौजूद ही नहीं है इसका। तो एक ऐसी गलत फहमी जो हम शुरू में जिसको करेक्ट किया जा सकता है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इब्तदाई 2-3 दिन बच्चे के ज़ाया नहीं करने चाहिए। और पहले 2-3 दिन में दूध नहीं आता, वो कोलोस्ट्रम पैदा होता है, वो इब्तदाई बच्चे की वैक्सीन है। ठीक है। उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, उसका एक एक ड्रॉप उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, उससे बीमारी से बचाव के लिए एंटीबॉडीज़ बेपनाह होती हैं। ये कुदरत का एक निज़ाम है, जैसे बच्चा आता है ताकि उसके अंदर अभी क़ुव्वत मुदाफ़अत उस तरह से डेवलप नहीं हुई होती, तो इनिशियली जैसे आप उसको कोलोस्ट्रम से महरूम करेंगे तो उसका बीमार होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो इसका हल यही है कि फ़ौरी तौर पे उसको मदर फीड पे शिफ्ट किया जाए। वो कोलोस्ट्रम का एक एक ड्रॉप फ्रीक्वेंट फीडिंग के साथ बच्चे में जाता रहेगा, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए वो सफिशेंट होगा। तो जब ये वाला मरला तय हो जाएगा, बच्चा 2-3 दिन में अपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेगा, फिर कुदरत उसके लिए मदर फीड पैदा, माँ का दूध आना शुरू हो जाता है, जो कि सेकंड थर्ड डे के ऊपर आता है। सेकंड थर्ड डे के ऊपर दूध आने का मतलब ये नहीं है कि इब्तदाई 2-3 दिन ज़ाया कर दिए जाए। तो इसके लिए खातून को मेरे ख्याल में बेहतरीन स्ट्रेटजी यही है कि प्रेगनेंसी के जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर उसको ज़हनी तौर पे एजुकेट किया जाए, प्रिपेयर किया जाए, पूरी फैमिली की सेशन किए जाएँ, लैक्टेशन कंसल्टेंट्स के साथ उनको मिलवाया जाए, ताकि ये वाली जो मोस्ट कॉमन मिथ है या मिसकंसेप्शन है इसको हम ख़त्म कर सकें। ये एक बुक भी मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी अच्छी किताब है, अगर आप इसे देखें, इसको अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करा देंगे, उर्दू में लिखी हुई है, डॉक्टर्स ने लिखी है, तो मदर इस तरह की मिसकंसेप्शंस को इस चैलेंज से निकल आएगी बाहर, वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर शिफ्ट कर देगी। अब इसका नुकसान ये होता है कि जब आप फीडर शुरू करवाते हैं तो फीडर बच्चे को पीना आसान होता है, ठीक है, बच्चा उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, दोबारा फिर वो मदर फीड के ऊपर उसको वापस शिफ्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ फार्मूला मिल्क जो आप देते हैं उसके अंदर चीनी थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डाली होती है मदर फीड की निस्बत, तो बच्चा मीठा ज़्यादा होने की वजह से भी चिपक जाता है फीडर को, और दूसरे नंबर के ऊपर उसको फीड सकिंग आसान लगती है। तो अगर आपने इब्तदाई 2-3 दिन बच्चे के ये ज़ाया कर दिए तो आगे फिर बहुत कम चांस है कि बच्चा मदर फीड के ऊपर आप दोबारा स्विच बैक हो सकें। अगर आप विद इन एज सुन एज अर्ली पॉसिबल उसको मदर फीड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे बेबी को, तो फिर तो 90% चांस है कि बच्चा आगे सक्सेसफुली मदर फीडिंग के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर आप इसको जितना डिले करेंगे 24 आवर, 48 आवर और 72 आवर, तो उसके बाद 25% चांस रह जाता है कि आप दोबारा सक्सेसफुली बच्चे को ब्रेस्ट फीड के ऊपर शिफ्ट कर सकें। और ये चीज़ बच्चे की फ़िज़िकल मेंटल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है फिर आगे, क्योंकि इससे आप सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग इंश्योर नहीं कर सकते। सर, अगर इन केस किसी भी वजह से उसको टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ हम नहीं ला सके बच्चे को, उसमें कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो फिर आने वाले दिनों में उसको क्या डाइट दिया जाए या इसका अल्टरनेटिव क्या होता है? इसका अल्टरनेटिव ये है कि एक तो होती है ना कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, मदर को ये डिसाइड करना पड़ेगा अपने ज़हन से, शी मस्ट बी वेरी क्लियर कि मैंने ब्रेस्ट फीड कराना है, इसको ओन करे, इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में बिठाए, ईमान लेके आए कि जैसे कुरान में है कि माएँ बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। इस चीज़ को वो प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाए। और अगर इसको कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटलों में भी, प्राइवेट्स में भी लैक्टेशन क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो माओं की इस चैलेंज को या इस जो सक्सेसफुली बनाने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे, उनकी हेल्प भी कराएंगे, वहाँ इनको एजुकेट भी कराएंगे और ये सारी टेक्निक्स भी सिखाएंगे ताकि वो दोबारा मदर फीड के ऊपर बच्चे को कैसे वापस शिफ्ट करवा सकते हैं। तो कंटिन्यूस स्ट्रगल, नेवर गिव अप, यू कीप ऑन स्ट्रगलिंग, यू शुड बी फोकस्ड कि बच्चे को हमने सक्सेसफुली फीड करवाना है ताकि बच्चे की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा हो सके, वो बीमारियों से बच सके। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। अगर आप कंपैरिजन में बात करें, अगर हम फार्मूला फीड को देखें तो उसके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कभी आप पानी ज़्यादा डालेंगे, कभी दूध ज़्यादा डलेगा, कंपोजिशन इम्बैलेंस होने की वजह से बच्चे को डायरिया हो सकता है और मसाइल आ जाएंगे बच्चे को। फिर दूसरे नंबर के ऊपर बॉटल हाइजीन, आप फीडर की हाइजीन इंश्योर नहीं करते, बाज़ औक़ात जल्दी में आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिससे बच्चे के बीमार होने का, अगर बॉटल साफ़ नहीं होगी, प्रॉपर हाइजीनिक नहीं होगी, तो बच्चे का फिर बीमार होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा, एक तो आप वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन या कंपोजिशन जो बच्चे को चाहिए ग्रोथ के लिए वो भी नहीं रहेगी, और दूसरा बीमार होने का चांस भी बच्चे का बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो ये एक सोशल जिहाद है जिसको हमें एज ए सोसाइटी से लेना चाहिए, और ये प्रैक्टिस अब हमारे सोसाइटी के अंदर फार्मूला फीडिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फार्मूला फीडिंग की ज़रूरत सिर्फ बहुत लिमिटेड केसेस के अंदर होती है, जो कि ना होने के बराबर है। अगर
मदर फीड इन केस अवेलेबल नहीं भी है तो जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आप वो ह्यूमन मिल्क बैंक्स बन रहे हैं, ठीक है, जो ह्यूमन मिल्क को प्रिजर्व करते हैं। इस्लाम में भी रज़ाई माँ का तस्वर है कि अगर मदर अवेलेबल नहीं है तो जो रज़ाई माँ है, जो आपकी फैमिली के अंदर किसी और कोई ऐसी खातून है जिसके बच्चे हैं, तो आप टिल फॉर द शॉर्ट टाइम उसके ऊपर आप अपने बच्चों को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कोई भी सारी बातें समझाने और करने का मकसद यही है कि कोई भी चीज़ मदर फीड का नेमुल बदल नहीं हो सकती। सर अगर मदर फीड जो है वो एडिक्वेट अमाउंट नहीं है जितनी बच्चे की रिक्वायरमेंट है, फिर उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? अगर मदर आपको इस तरह की कंप्लेन करती है कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क या एडिक्वेट नहीं है या मेरा बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता, तो सबसे पहले मदर के इस क्वेश्चन को आपने एनालाइज करना है, इसको प्रॉपर डायग्नोज करना है टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। उसमें आपने स्टडी करना है कि क्या मदर को सबसे पहले इसको प्रॉपर जो ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉपर जो किस तरह से बच्चों को फीड कराना है। अब देखिए ब्रेस्ट फीड जब हम स्टार्ट कराते हैं, दो कंपोनेंट्स है ब्रेस्ट मिल्क के, एक होता है फोर मिल्क, एक होता है हाइंड मिल्क। अगर एक मदर एक बच्चे को अपनी छाती से लगाती है, फीडिंग स्टार्ट करती है, तो फोर मिल्क जो दूध का पहला हिस्सा आता है इब्तदाई 3 से 5 मिनट के अंदर, उसके अंदर पानी और शुगर होता है। ये कुदरत का अल्लाह ताला की ज़ात का एक पैटर्न सेट किया हुआ है कि पहले बच्चे का पानी, उसकी प्यास सेटिस्फाई होती है और उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती हैं, तो उसकी थोड़ी देर के बाद फिर दूध आना शुरू हो जाता है। तो हमारी मदर मोस्टली क्या करती हैं कि जब हम बच्चे को फीड करा रहे होते हैं तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, यानी इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, मोबाइल यूज़ कर लिया, टीवी देख लिया, बच्चे पे फोकस ना किया, तो हम बच्चे को 3-4 मिनट फीड करवाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चा सिर्फ पानी पी रहा होता है। ठीक है। तो 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स तक एक टाइम में एक साइड के ऊपर एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर, जिसमें मदर का फोकस सिर्फ और सिर्फ बेबी पे हो और बच्चे को देखे शफकत के साथ, और फिर उसको अपना फीड जारी रखें 20 मिनट्स तक। जब वो मिनिमम एक साइड से अपना फीड कराएगी, फिर दूसरी साइड से कराएगी, तो फिर ये उसकी जो मिसकंसेप्शन है ये क्लियर हो जाएगी। ये तो एक एस्पेक्ट है उसकी इस मिसकंसेप्शन को जज करने का। दूसरा तरीका ये है कि बेबी का वेट और बेबी की सेटिस्फेक्शन और बेबी कितने यूरिन पास कर रहा है पर डे। अगर एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले महीने के अंदर अली वो तकरीबन 800 to 900 ग्राम्स वेट गेन करता है, दूसरे महीने भी इतना करता है, तीसरे महीने भी इतना करता है। ऑन एवरेज 2.5 kg एक बच्चे का जो बर्थ वेट है वो ऐड होता है। बर्थ वेट में 2.5 kg 3 माह में वजन बढ़ जाता है। फर्ज करें एक बच्चा हमारे पास पैदा हुआ था, उसका वेट 3 kg था, अगले 3 माह में उसका वेट कितना होना चाहिए, 5.5 kg होना चाहिए। अब एक बच्चे का वेट गेन भी नॉर्मल है, हर महीने वो 800 to 900 ग्राम वेट गेन कर रहा है, तो फिर भी माँ की ये कॉम्प्लेन है, इसका मतलब ये है कि ये मिसकंसेप्शन है साइकोलॉजिकली, या मदर की कोई फीडिंग टेक्निक करेक्ट नहीं है, या कोई डिस्ट्रैक्शन है, या भी जेन क्लियर नहीं है। तो ये लैक्टेशन क्लिनिक इसी तरह की हेल्प करने के लिए ही बनाए जाते हैं। सर आप रिकमेंड करेंगे कि जिनको ये प्रॉब्लम है वो लैक्टेशन क्लिनिक्स में जाएं? हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे, लैक्टेशन क्लिनिक में जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के ऊपर उनके ये सारी चीज़ें जो है ना, उनको प्रॉपरली मिथ्स को, मिसकंसेप्शंस को डिटेक्ट किया जाएगा, डायग्नोज किया जाएगा, अगर और मदर को फिर दोबारा रीट्रेन किया जाएगा कि इसकी गलती या इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करके वो फिर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग इंश्योर कर सके। अच्छा सर, अक्सर ऐसे भी होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं उसके कुछ अरसे बाद वो रोते बहुत रहते हैं, उससे भी शायद माँ को ये लगता है कि इसको डाइट प्रॉपर नहीं मिल रही, क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, ये अली आपकी ये बात ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। अब बच्चे का रोना, सबसे पहले तो रोना बच्चे का हम देखिए, बच्चे क्यों रोता है, रोना बच्चे की लैंग्वेज है। इस चीज़ को पहले मदर को क्लियर होना चाहिए कि इससे बहुत ज़्यादा डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने जो उसको ज़ुबान दे के दुनिया में भेजा वो सिर्फ रोना ही है। वो अपनी सारी नीड्स मदर को रोने की शक्ल में बताएगा। अगर उसने यूरिन पास किया हुआ है, उसका डायपर वेट है तो फिर भी रोएगा, अगर उसे भूख लगी है तो फिर भी रोएगा, अगर उसके पेट में कोई कंफर्टेबल पेट नहीं है तो फिर भी रोएगा, गैस है फिर भी रोएगा। तो ये चीज़, इसको सोलली लिंक कर देना मदर ब्रेस्ट फीडिंग की कमी के साथ, ये बिल्कुल गलत है, ये भी मिसकंसेप्शन है। ये भी लैक्टेशन क्लिनिक वाले और डॉक्टर जो है ना हेल्प करेंगे। एक बहुत कॉमन कंडीशन है जो बच्चों में होती है, अगले प्रोग्राम से हम उसके बारे में बात करेंगे डिटेल से, स्पेशल प्रोग्राम ही करेंगे। इन्फेंटाइल कोलिक उसे कहते हैं। इसके अंदर शाम के वक्त बच्चा रोना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा रोता है, इनकंसोलेबल कराई होती है, चुप नहीं करता। एक तो ये मिसकंसेप्शन भी होती है। फिर मदर और कहती है कि बच्चा रोता है मुख्तलिफ औकात में। अब इन सारे मसाइल को जब तक कोई डॉक्टर एड्रेस नहीं करेगा पहले, या लैक्टेशन क्लिनिक वाले इनको डिटेक्ट नहीं करेंगे, तो इस बेस के ऊपर आप बच्चे को फार्मूला फीड के ऊपर शिफ्ट नहीं कराएंगे।
ये भी गलत है, बिल्कुल ये प्रैक्टिस रॉन्ग है। हमारी सारी बातें करने का मकसद यही है कि जो भी आपके जहन में मिथ आए, मिसकंसेप्शन आए, उनको आप लैक्टेशन क्लिनिक्स की कंसल्टेशन और जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ चेक करें। और दूसरे नंबर के ऊपर बच्चे का जो नॉर्मल वेट गेन का पैटर्न है, पेरेंट्स उसको समझें कि हमारे बच्चे को कितना वेट गेन करना चाहिए 1 महीने की एज में, 2 महीने की उम्र में कितना वेट गेन करना चाहिए, 3 मंथ में कितना वेट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेरेंट्स ने ये खुद जिम्मेदारी लेनी है, उनको खुद समझना है। हमारी ये बातें सारी जो हम कर रहे हैं, इनको लोग अच्छी तरह से जब समझेंगे और इनको काबिल अमल बनाएंगे, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग का, कि ये सारी चीज़ें आपको हम इतना ट्रेंड कर दें कि आप इन मिथ्स, इस मिसकंसेप्शन से बाहर आके जो आपके गोल्स हैं वो अचीव कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद ज़की साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि मदर फीड के हवाले से और ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से लोगों की जो मिसकंसेप्शंस हैं और इसके हवाले से जो एक अवेयरनेस है वो इस इंटरव्यू से आपको मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।